हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो एडमिशन है वो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। यूओयू की मेरिट लिस्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो यूओयू में पीएचडी में एडमिशन होता है उसका जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से रहता है। यानी कि सभी यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं, केयू, एसएसजेयू और एसडीएसयू हुई, उन्होंने पहले आपका इंटरव्यू ले लिया था और उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनी थी पहली काउंसलिंग में। तो वहाँ पे सीधे ही आपका सिलेक्शन हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपने एक डॉक्यूमेंट देखा होगा जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे भी आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। पूरी की पूरी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। तो उस पीडीएफ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या प्रोसेस रहता है यूओयू में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इस तरह का आपको एक नोटिफिकेशन मिला है यूओयू की तरफ से और 17 जनवरी को आपका एडमिशन प्रोसेस है। 17 जनवरी को यानी कि कल के दिन, शुक्रवार के दिन आपको 10:30 बजे वहाँ पे पहुँचना है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, बाईपास रोड, 3 पानी, हल्द्वानी मुख्यालय में आपको क्या है, काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। और आप यूओयू की वेबसाइट से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और समर्थ की पोर्टल पर भी ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, 17 जनवरी को आपको कल जाना है अपना एडमिशन करवाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, सभी विषयों के जितने भी यहाँ पे विषय लिखे हैं, सभी विषयों की जो काउंसलिंग है आपकी 17 तारीख को ही है, 17 जनवरी को ही है। और संबंधित विभाग में आपको जाना है, यानी कि जिसका जो विभाग है वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। और उसके बाद काउंसलिंग विश्वविद्यालय के हल्द्वानी मुख्यालय के विभिन्न विषयों से संबंधित विद्या शाखाओं विभागों में संपन्न होगी। तो यहाँ पे आपका विश्वविद्यालय की हल्द्वानी के जो मुख्यालय है वहीं पे ये काउंसलिंग संपन्न होगी। और काउंसलिंग के लिए आपको 1000 रुपये अपने जो विभाग है वहाँ पे सबमिट करना है। ठीक हो गया। 4th पॉइंट है, यहाँ पे आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनको आपको लेके जाना है और उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और उसे प्रमाणित भी करना है, जैसे कि हम पहले से जानते हैं। उसके बाद देखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया जैसे भी दी गई है, यहाँ पे जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको हमें सभी रीड करके जाना है। तो क्या क्या करना है आपको ध्यानपूर्वक इसे देखना है। और 5वां जो पॉइंट है, कोर्स वर्क की कक्षाएं मुख्यालय हल्द्वानी में संचालित की जाएंगी। तो यानी कि विश्वविद्यालय में ही आपकी जो कोर्स वर्क की जो कक्षाएं हैं वो संचालित की जाएंगी। सभी विषयों में चयनित अभ्यर्थी को काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटित की जाएगी। यानी कि सभी विषयों में जितने भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको काउंसलिंग के द्वारा ही सीट आवंटित की जाएगी। इसके बाद है, प्रथम काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों के आधार पर ही संबंधित विषयों में द्वितीय काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय द्वारा बाद में निर्गत कराई जाएगी। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी जो सीटें हैं वे नहीं भरेंगी और रिक्त कोई सीटें रह जाती हैं तो उसके बाद ही दूसरी काउंसलिंग करवाई जाएगी। ठीक हो गया। 8वां पॉइंट है, रिक्त सीटें वहाँ पे बची हैं तो वो समर्थक की पोर्टल पे आपने देख ली हैं, पहले ही हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आवेदक अपने विषय में उपलब्ध सीटों की स्थिति को सुनिश्चित करते हुए काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे। तो यानी कि आपकी जितनी भी सीटें हैं अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रतिभाग करें। 9वां पॉइंट है, यदि कोई अभ्यर्थी 37 आरक्षण, यानी कि ये जो लिखा है, उत्तराखंड महिला भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के अंतर्गत उपयुक्त पात्रता न रखते हों तो संबंधित श्रेणी के ही प्रवीणतम क्रम में सीटें भरी जाएंगी। यानी कि जो इस सीट के अंतर्गत आते हैं उन्हीं को वो सीट दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूर्ण नहीं करता है या आवश्यक प्रपत्रों के साथ उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम स्वतः ही मेरिट सूची से हटा दिया जाएगा। यानी कि आपको जितने डॉक्यूमेंट्स कह रखे हैं आपको सभी ले जाने हैं, नहीं तो आपका जो मेरिट सूची में नाम आया है वो हटा दिया जाएगा स्वतः ही। अब जो दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं काउंसलिंग से रिलेटेड तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, ऑल दी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग CPET 2024, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग होनी है, इंट्रैक्शन होना है, प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल थ्रू PPT। यानी कि आपको इतनी चीज़ें ले जानी है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग क्या है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इंट्रैक्शन यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल थ्रू PPT, यानी कि PPT आपको बना के ले जानी है। जो भी रिसर्च प्रपोजल आपने बना रखा है अपना, तो उसका एक प्रेजेंटेशन आपको देना है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिख रखा है। तो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। जो भी शेड्यूल आपका तारीख है 17 तारीख को आपको ले जानी है सभी चीज़ें। और यहाँ पे समर्थ की वेबसाइट पे यहाँ पे दे दिया गया है ये सारी चीज़ें। और जो कैंडिडेट जिनके पास रिसर्च प्रपोजल है उनको अपनी रिसर्च प्रपोजल की 5 कॉपीज़ लेके जानी है। यानी कि अगर आपका रिसर्च प्रपोजल 10 या 12 पेज का है एक, तो आपके 5 कॉपीज़ में क्या हो जाएगा, 12 × 5 या 10 × 5। तो इतनी कॉपीज़ आपको लेके जानी पड़ेंगी। वो अलग अलग आप कंबाइन बना लेंगे उनको, अलग अलग कॉपीज़ की 5 कॉपीज़ अलग अलग बनानी है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पे उनको सबमिट करना है वहाँ पे। और एडमिट कार्ड ले जाना आपका ज़रूरी है।
इंट्रेंस टेस्ट का, और आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है आपको एक काउंसलिंग के टाइम पे जब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा होगा आपका। और नो टीए और डीए शैल बी रिम्बर्स्ड टू कैंडिडेट अपियरिंग फॉर इंटरव्यू इंट्रैक्शन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको कोई टीए और डीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू या इंट्रैक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जितने भी कैंडिडेट जेआरएफ वाले हैं और जो एग्जाम्प्टेड हैं उनको भी अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। कॉन्सेप्ट नोट एंड इंटरव्यू इंट्रैक्शन उनका भी होगा एज़ पर शेड्यूल्ड व्हेन अपलोडेड ऑन वेब यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड समर्थ पोर्टल फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स। यानी कि आपका 17 तारीख को उनका भी इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कॉन्सेप्ट राइटिंग होगा। तो ये जो एग्जाम्प्टेड थे उनका भी होना है और जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है इंट्रेंस एग्ज़ाम उनका भी होना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका इंटरव्यू, कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग और रिसर्च प्रपोजल की पीपीटी बना के उसको प्रेजेंट करना है। तो ये सब आप सभी को करना है, जिनका एग्जाम्प्टेड है उनको भी और जिनका एग्जाम्प्टेड नहीं है, जिन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया था उनका भी। और आपको जाना कहाँ है, प्लेस यूओयू हेडक्वार्टर्स हल्द्वानी बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर विश्वविद्यालय मार्ग हल्द्वानी नैनीताल 26 31 26 उत्तराखंड। रिपोर्टिंग टाइम आपकी कितनी है, 10:30 बजे आपको पहुँचना है वेन्यू पे। और आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपको एडमिट कार्ड ले जाना मैंडेटरी है, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने क्लेम कर रखा है तो देन उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एंड एक्सपीरियंस आपने कोई सर्टिफिकेट लगा रखा है तो उसका आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रखा है देन ले जाना है। सब कैटेगरी आपने वहाँ पे मेंशन कर रखी है तो ले जाना है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर या डिसेबल्ड, अनाथ बच्चे, तो इस तरह से जो सब कैटेगरी में आते हैं तो वो आपको क्लेम कर रखा है आपने, तो उसको भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। 9th आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है। एफिडेविट आपको ले जाना है जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैसे कि किसी का गैप हो रखा है मास्टर्स में और अब एडमिशन ले रहे हैं तो देन एफिडेविट लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और 2 फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, आधार कार्ड या वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, और जीआरएफ का सर्टिफिकेट अगर आपने क्लेम कर रखा है देन लेके जाना है। और यहाँ पे 4th है, जो एम्प्लॉयड हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है पीएचडी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए, और पर्टिकुलरली 6 मंथ का वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका कम से कम होना ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलॉन्ग ही आपके पास अगर कोई और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके जहाँ पे आपका ऑफिस है वहाँ से लगते हैं तो आप वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जानी है अपनी, ओबीसी कैटेगरी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जानी है, फोटोकॉपी ऑफ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग में आपके क्या चीज़ें पूछने वाले हैं आपको और आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग। द कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड टू राइट अ कॉन्सेप्ट नोट इन अबाउट 500 वर्ड्स ऑन द टॉपिक प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। यानी कि आपको एक टॉपिक यूनिवर्सिटी के थ्रू एक टॉपिक खुद से दिया जाएगा जिस पे आपको 500 वर्ड्स पे आपको वो टॉपिक को लिखना है। द कैंडिडेट वुड बी गिवन अ टॉपिक ऑन द स्पॉट एंड ही एंड शी वुड बी गिवन 40 मिनट्स राइट द अबव नोट। यानी कि आपको 40 मिनट दिए जाएंगे उस नोट को लिखने के लिए, और ये जो टॉपिक दिया जाएगा वो ऑन द स्पॉट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि जहाँ पे भी आपका डिपार्टमेंट रहेगा वहाँ पे आपको दिया जाएगा। द कॉन्सेप्ट नोट कैरीज 10 मार्क्स एंड इट वुड बी असेस्ड ऑन 5 सब क्राइटेरिया। यानी कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग होगा वो टोटल 10 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे आपके 5 सब कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाएगा इन 10 मार्क्स को। जैसे ईच सब क्राइटेरियन शैल बी ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि आपका जो सब कैटेगरीज रहेंगी वो आपकी 2 मार्क्स की रहेंगी। यानी कि आपके जो सब कैटेगरीज होंगी वो 5 सब हेडिंग्स को आपको ध्यान में रख के वो कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग को लिखना होगा। द कॉन्सेप्ट नोट विल बी इवेल्युएटेड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर। तो इन 5 पैरामीटर के अंडर आपका जो 10 मार्क्स है आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले कंटेंट, आपने जो कंटेंट लिखा है कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग के लिए आपको जो टॉपिक गिवन था उसके अंदर जो आपने कंटेंट लिखा है वो कैसा है ये दिखा जाएगा, 2 मार्क्स उसके मिलेंगे आपको। और दूसरा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपने किस तरह से उस जो प्रॉब्लम उन्होंने दी होगी, जो इशू आपको दिया होगा या जो टॉपिक आपको दिया होगा, तो आपने उसको किस तरह से स्ट्रक्चर वाइज वहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपने किस तरह से उस प्रॉब्लम को समझा है और उसे स्ट्रक्चर उसको मतलब एक ढांचा उसको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर उसको दे दिया है, तो किस तरह से दिया है और आपकी जो लैंग्वेज है वो किस तरह की है, वहाँ पे ईजी लैंग्वेज यूज करना आप वहाँ पे।
और कोहेरेंस यानी कि आपका जो कंटेंट है वो जो भी आपको टॉपिक गिवन है उससे मिलता जुलता ही होना चाहिए, यानी कि आपको जो टॉपिक गिवन है उसी के ऊपर ही आपको वो कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग लिखना है, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिफ्थ आपको ध्यान रखना है ओरिजिनल थॉट एंड सपोर्ट ऑफ आइडियाज़ एंड एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन के लिए आपको किस तरह की तैयारी रखनी है। देखिए अब देखते हैं प्रेजेंटेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर प्रेजेंटेशन। At the time of interview interaction, the candidate will be required to discuss about research proposal through a brief oral presentation before a committee। यानी कि कमिटी के सामने आपको उस प्रपोजल को, जो रिसर्च प्रपोजल आप बना के ले जाएंगे, उसका ही आपको ओरल रिप्रेजेंटेशन देना है, वहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन देना है इंटरव्यू और इंटरेक्शन के दौरान। आपको उसको अच्छे से डिस्कस करना है, अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसको। आपका जो रिसर्च प्रपोजल का जो टाइमिंग होना चाहिए वो 10 मिनट ही होना चाहिए, और आप इसे रिसर्च प्रपोजल को पीपीटी में बना के लेके जाएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका 10 स्लाइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपके जो रिसर्च प्रपोजल आपने बना रखा है उसमें ये बातें आपकी फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि आपका टाइटल होना चाहिए इसमें, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होना चाहिए, ब्रीफ एंड रिप्रेजेंटेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज इन द फील्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, रिसर्च मैथडोलॉजी, सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रपोजल, स्कोप, रैशनले, डेलिमिटेशंस ऑफ प्रपोज्ड स्टडी, टेंटेटिव चैप्टर स्कीम। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे, और आप इसे अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बीच में से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक दो। अब देख लेते हैं रिसर्च प्रपोजल के लिए आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर रिसर्च प्रपोजल, कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू टेक नोटिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल तैयार करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 5 कॉपीज़ आपको बनानी है रिसर्च प्रपोजल की, जब भी आप बना लें। और आपका जो रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए 400 से 600 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, और इसे आप बनाएंगे किस में, पावर पॉइंट में बनाएंगे। 10 मिनट का होना चाहिए आपका ये रिसर्च प्रपोजल, जो कि आपको इंटरव्यू और इंटरेक्शन पैनल के सामने आपको यहाँ पे इसको 10 मिनट्स के अंदर क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है, और 10 स्लाइड से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। और रिसर्च प्रपोजल को बनाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कवर पेज हैविंग टाइटल, कवर के पेज के ऊपर आपका टाइटल होना चाहिए, कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड टेलीफोन नंबर होना चाहिए। दूसरा, टाइटल पेज हैविंग ओनली टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, और जो टाइटल पेज आप बनाओगे वहाँ पे सिर्फ टाइटल होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल का, और कोई भी वहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थर्ड है, इनसाइड द रिसर्च प्रपोजल नो पर्सनल डिटेल टू बी प्रोवाइडेड एनीवेयर इंक्लूडिंग हेडर एंड फुटर ऑन द टेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे इनसाइड रिसर्च प्रपोजल के अंदर कोई भी पर्सनल डिटेल आपको नहीं देनी है, हेडर फुटर पे भी नहीं देनी है, ठीक हो क्या। फोर्थ आपको ध्यान रखना है रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। टाइटल होना चाहिए आपका, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होना चाहिए, ब्रीफ रिप्रेजेंटेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज इन द फील्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, रिसर्च मैथडोलॉजी, सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, स्कोप, रैशनले, लिमिटेशंस ऑफ प्रपोज्ड स्टडी, टेंटेटिव चैप्टर स्कीम, और बिब्लियोग्राफी उसके अंदर होनी चाहिए। अब आपको जब आप टाइप करवाओगे इसे या खुद करोगे टाइप, तो आपका जो पेपर का साइज़ है वो कितना रहना चाहिए, A4 साइज़ में आपको बनाना है, और फॉन्ट साइज़ आपको 12 फॉन्ट साइज़ रखना है डबल स्पेसिंग के थ्रू, और हिंदी में फॉन्ट साइज़ आपका 14 रहना चाहिए डबल स्पेसिंग। मार्जिन आपका लेफ्ट से 35 mm होना चाहिए, राइट से 20 mm होना चाहिए, टॉप से आपका 35 mm होना चाहिए, और बॉटम से 20 mm का जो मार्जिन है वो होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल के अंदर। Almost care has been exercised in preparation of eligibility list. However, if any error is detected, the same will be rectified only after verification from records. Mail regarding result may be addressed to the mail ID. तो आपको जो ये आपका जितना भी वेरिफिकेशन वगैरह होगा, जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसकी भी फुलफिल होंगी, तो सभी रिकॉर्ड्स को देखते हुए आपका जो रिजल्ट है वो आपको मेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। The result are provided and subject to fulfillment of eligibility condition and verification of the original document as prescribed. तो जैसा बताया गया है तो उसी तरह से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा किया जाएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से क्या किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। In case any candidate does not fulfill the eligibility criteria, his her name shall be automatically taken off from merit list। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता है तो उसका मेरिट लिस्ट से जो नाम है वो अपने आप ही हटा दिया जाएगा। और लास्ट नोट यहाँ पे दे रखा है, द सीट विल बी फिल्ड एज पर यूनिवर्सिटी रोस्टर विच इज़ अपलोडेड ऑन समर्थ पोर्टल एज वेल एज यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो आपको ये PDF मिली है, और उसमें उसके अंडर जो भी सीट्स अवेलेबल हैं उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की जो सीट्स हैं उनको भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब नीचे देख सकते हैं तो कौन कौन सी रिक्त सीटें हैं और किस कैटेगरी में जो सीटें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर
आपको लगता है कि आपकी सीट यहाँ पे अवेलेबल है और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, देन आप सभी चीज़ें लेके जाना अपने जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा वहाँ पे आपको जाना है काउंसलिंग के लिए। तो इस तरह से आप पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि आपका कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि सीट्स यहाँ पे काफ़ी कम अवेलेबल हैं और यहाँ पे मेरिट लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा लोगों का नाम आया है। यहाँ पे जैसे कि 2 सीट यहाँ पे हैं उत्तराखंड वुमेन के लिए और ऑर्फन चाइल्ड ऑफ उत्तराखंड के लिए। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये है इंग्लिश के लिए और यहाँ पे काफ़ी लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो ये सीट उन्हीं को मिलेगी जिनका यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है, इनको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी यहाँ पे। तो देख लीजिए, अगर आपका इस कैटेगरी के अंडर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और आपको इन सभी बातों का भी ध्यान रखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो पूरे होने चाहिए और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे कह रखी गई हैं वो सभी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर मान लीजिए आप उस कैटेगरी में आते भी हैं लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो भी आपका जो मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो हट जाएगा। तो आज हमने यूओयू की जो मेरिट लिस्ट थी और उसका जो एडमिशन प्रोसेस था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे फर्स्ट मेरिट ही आ रखी है और फर्स्ट मेरिट में काफ़ी लोगों का नाम आया हुआ है, जो कि संभवतः काफ़ी कम सीटें यहाँ पे गिवन हैं उन्हें फिल करने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि सीटें फुल भर पाती हैं फर्स्ट काउंसलिंग में या नहीं भर पाती। हालांकि इन्होंने काफ़ी लोगों के नाम मेरिट में निकाल रखे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि सभी सीटें पहली बार में ही भर जाएंगी और दूसरी बार में हो सकता है कम ही सीटें अवेलेबल रहें। और जहाँ तक रही बात KU, SSJU, SDSUV की, तो इनकी भी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जल्द ही आ जाएगी। जैसे ही यूनिवर्सिटी के जो वैकेशंस हैं वो समाप्त हो जाएंगे तो वैसे ही आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जल्द ही आ जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे। तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।